नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आरोह भाग 2 के काव्य खंडों को हम देखेंगे। इन काव्य खंडों में जितने भी कवि और कविताएं हैं सभी को हम जानेंगे, सभी के बारे में पढ़ेंगे। कवियों के अन्य रचनाओं पर भी प्रकाश डालते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें एक ही वीडियो में मैं सोची हूँ कि संपूर्ण काव्य खंडों को देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यह पाठ्यपुस्तक आपके क्लास 12वीं जो कि आपके सिलेबस में लगा हुआ है, NCERT हिंदी पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। आइए देखते हैं पहला कवि कौन है। सबसे पहले हम कवि और उनकी कविताओं को देख लेंगे, फिर बारी बारी से सबके बारे में देखेंगे। इनके कविता कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, कौन सी नाटक है, सभी विधाओं पर हम चर्चा कर लेंगे। हरिवंश राय बच्चन, इनका इस पाठ्यपुस्तक में आत्मपरिचय और एक गीत, ये दोनों कविता लगा हुआ है। कवि हैं अगले आलोक धनवा, इनका पतंग नामक कविता। कुंवर नारायण, इनका कविता है, 2 कविता है, कविता के बहाने बात सीधी थी पर। रघुवीर सहाय, इनका कविता है कमरे में बंद अपाहिज। अगले कवि हैं गजानन माधव मुक्ति बोध, इनका कविता है सहर्ष स्वीकारा है। कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, इनका कविता है उषा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका कविता है बादल राग। कवि तुलसीदास, इनकी कवितावली से लिया गया उत्तरकांड से है। लक्ष्मण और राम के, जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं तो राम किस प्रकार से विलाप कर रहे हैं। और अगले जो कवि हैं वो है फिराक गोरखपुरी, इनकी रुबाइया और गज़ल है। उमाशंकर जोशी, इनका 2 कविता है, छोटा मेरा खेत और बगुले के पंख। आइए अब कवि हरिवंश राय बच्चन की कुछ रचनाओं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं पर अगर बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला जो कि 1935 ईस्वी में, और मधुबाला 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मधु कलश भी 1938 में है। निशा निमंत्रण, एकांत योगी, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी करिया इनका काव्य संग्रह है। और इनकी आत्मकथा जो कि 4 भागों में है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनका आत्मकथा है। और इनका अनुवाद भी हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, और इनकी डायरी है प्रवासी की डायरी। इनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। तो इनकी सभी रचनाओं के साथ साथ आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि इनका पूरा वाङ्मय यानी इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो सभी 10 खंडों में बच्चन ग्रंथावली में प्रकाशित है। इनका निधन सन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ, यह भी आपको ध्यान रखना है। बच्चन जी की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ली। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्यम वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन जी ने वाणी का वरदान दिया। तो जब 2 विश्व महायुद्ध जब हो रहा था उस समय इन्होंने मनुष्य के विकल मन को वाणी का वरदान दिया। अपनी रचनाओं के द्वारा इन्होंने छायावाद को लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी साधी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली में अपनी बात कही। तो इनकी भाषा सीधी साधी है और वे संवेदनशील गेय शैली में अपनी बात को कही है। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में इनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। यहाँ इनकी कविता आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत है जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है, कवि ने आत्मपरिचय नामक इस कविता में कहने की ये कोशिश की है।
समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्यबान और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म भी उद्घाटित करते चलते हैं। पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बताता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रतिकलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरोधों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया मैं ही हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का उस्ता पैदा हुआ है। निशा निमंत्रण से उद्घृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशील के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की है। तो इनकी दूसरी जो कविता है गीत, उसमें इन्होंने प्राणी के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में कही है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की कहानी की छुआ महसूस कर देना बच्चन जी की अलग ही विशेषता है। यह गीत उनका एक बेहतर नमूना है, किसी प्रिय आलंबन का विषय है। आइए अब इनके जो कविता आत्मपरिचय है, यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। कविता को मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ज़्यादा समय आपका लग सकता है, तो इसलिए यहाँ पर इनकी दोनों कविताएं हैं। अब अगले जो कवि हैं वे है आलोक धनवा। आलोक धनवा, इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म सन 1948 ईस्वी बिहार के मुंगेर में हुआ था। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित, उसके बाद भागी हुई लड़कियाँ, शूनों की बेटियाँ से प्रसिद्ध दुनिया रोज बनती है, इनका एकमात्र काव्य संग्रह है। तो आलोक धनवा का काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। इनको प्रमुख सम्मान कौन कौन सा दिया गया, तो राहुल सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। बिहार राज्यसभा परिषद का साहित्य सम्मान भी इन्हें प्राप्त है। वाराणसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान भी इन्हें प्राप्त है, जो कि पहला सम्मान है। इनके यहाँ पर पंक्तियाँ दी हुई है, जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। 7वें-8वें दशक के कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही है। आलोक धनवा का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है, ये कवि का मानना है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन किया। सन 72 से लेकर आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्से में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडली का संचालन किया, रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थाओं एवं विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की। आलोक धनवा की कविता पतंग में इन्होंने
यह कविता इनका एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आगे कि तीसरे भाग इसमें है कि पतंग के बहाने कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंग का रंग बिरंग सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें है कि बालपन उन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छातों के खतरनाक कोनों में गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो यानी अंधेरे के बाद भी शरद यानी उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कविता की पंक्तियाँ देखने को मिल रही है। पतंग कविता सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ। आप कविता को पढ़ सकते हैं। बच्चे पतंग को उड़ाते हुए दृश्य है। अब अगले जो कवि हैं वे हैं कुंवर नारायण। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों ये इनका काव्य संग्रह है, आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले इनका समीक्षा है, मेरे साक्षात्कार इनका सामान्य प्रमुख पुरस्कार है, साहित्य अकादमी इन्हें पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, कुमार आशान पुरस्कार इन्हें प्राप्त है, व्यास सम्मान प्राप्त है, प्रेमचंद पुरस्कार प्राप्त है, इन्हें लोहिया सम्मान प्राप्त है, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, इन्हें कई सारे सम्मान से सम्मानित किया गया है। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब, इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहहीनपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है और उनका सहज सौंदर्य भी। सीधी प्रेरणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल और तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसीलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नानुकूलता उनकी कविता के बीज शब्द है। कुंवर जी पूरी तरह नगर संवेदना के कवि है। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि नगर संवेदना के कवि कौन है, तो
वे कुंवर नारायण है। इनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्ति और सामाजिक ऊहापोन का तनाव पूरी व्यंजकता के से सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वितराग दृष्टि नोच खसोट हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन की आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। कविता के बहाने इनकी जो कविता आपकी पाठ्य पुस्तक में है, कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उनकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहीं सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, और जो वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही सीमा क्यों ना हो। इनकी दूसरी कविता है बात सीधी थी। ये भी कविता आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। तो बात सीधी कविता कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। कविता में कथ और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जोड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। आइए कविता देख लेते हैं। कविता के बहाने ये कविता है, आप इसे पढ़ सकते हैं। बात सीधी थी पर दोनों कविताओं के बारे में हमने जान लिया कि इन दोनों कविताओं के बारे में कवि ने क्या कहा है। अब बढ़ते हैं हम धीरे धीरे अगले कविता की तरफ। अगले कवि कौन है, आइए देखते हैं। कवि हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जी का जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1938 में, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये इनकी संपूर्ण रचनाएं हैं। और इनकी पत्रकारिता में इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम तथा दिनमान से ये संबंधित रहे। तो पत्रकारिता में भी इन्होंने जिन जिन पत्रकारिता से संबंधित रहे हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। इन्हें कौन सा सम्मान मिला, तो साहित्य अकादमी सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है, साहित्य अकादमी से। इनका निधन सन 1990 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ है, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता की, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसार, बस, रेल और बाजार के बेगलौस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों का कविता लिखकर इन्हें चेतना का अस्थायी नागरिक बनाया गया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनैतिक भ्रष्टाचार, छल छदम उनकी कविताओं में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाती, आत्मावेशन का माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध
कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। तो कविता को कहानीपन और नाटकीय वैभव देने वाले रघुवीर सहाय हैं। जातीय या व्यक्तिक स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, इसीलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही पड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता फटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम है, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निरह विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा है। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटा या लघु की महत्ता का स्वीकार। वे महत्व बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अत्यंत साधन और अनायास ही सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए, संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीक़ों से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना से यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख दर्द का वेदना को बेचता चाहता है, दुख दर्द के वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करके पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। यह दिखाया है कि किस तरह करुणा जगने के मकसद से शुरू हुए कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। कविता है कमरे में बंद अपाहिज। अभी लेखक के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब कविता को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगले कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ये इनका कविता संग्रह है। काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी कथा साहित्य है। कमायनी एक पुनः विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अब आखिर रचना क्यों नाम से समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, इनका आलोचना है। भारत इतिहास और संस्कृति,
इनका निधन सन 11 सितंबर सन 1964 नई दिल्ली में हुआ। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ है, हमारी हार का बदला चुकाने जाएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लाविक स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्ण छिन्न प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मी कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बरनगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का इन्होंने काम किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी इन्होंने लिखी। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कवि के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक है। मराठी संरचना के प्रभावित लंबे वाक्यों में उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाना, लेकिन उनमें भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो कभी चुकता ही नहीं बल्कि लगातार आधिकारिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला जाता है। यहाँ ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है और मुक्तिबोध की रचना ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे, तो लेखक के साथ साथ ये पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर ये लगातार लिखते थे। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर के शोर मचाती तो कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती। ऐसा इनके बारे में कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि उनकी कविता इस प्रकार से है। हमारी बातें सबको सुनाती है पर अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा, जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। तो यह कविता भूरी भूरी खाक धूल में संकलित कविता है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना और जीवन के सब दुख सुख संघर्ष अपवाद उठापटक संयम भाव से अंगीकार करने को प्रेरणा यह कविता देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस वक्त तक भी ये हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था कि कुछ इस तरह स्वीकार और आत्मसात किया कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उनके होने का एहसास है। मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। चूँकि यह एहसास अपनाकारी है कविता का, मैं उनकी भाव प्रणता के निजी पक्ष से उबकर सिर्फ विचार की तरह उन्हें जाना, उसे जीना चाहता हूँ, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व को की गुत्थियाँ सुलझाने में उसकी मदद करेगा। वह दिव्यांगत माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह की उषा जब विरह में अग्नि शिक्षा की से उद्दीप्त हो उठती है तो थोड़ी थोड़ी सी निसंगतता भी एकदम से जरूरी हो आई है और वह चाहने लगा है कि मोह मुक्ति, चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस्या की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो रही है कि चांद जरा सा ओट हो ले, अंधेरे से सामना हो तो वित्त की ताकत बढ़े, चित्त की ताकत बढ़े। लगातार वह यह भौतिक और मानसिक आलम्बन अंतर तक अज्ञात भय भी कायम करता है और खो जाने का भय हो जाने से भी बड़ा होता है। तो आइए
इनकी कविता संघर्ष स्वीकारा ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आइए अगले कवि शमशेर बहादुर सिंह को देखते हैं, इनकी कविताएं। शमशेर बहादुर सिंह 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश, जो अब उत्तराखंड में है, उस समय देहरादून उत्तर प्रदेश में ही था। इनकी प्रमुख प्रकाशित रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं भी हूँ, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल मुझसे होर है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन। इनको सम्मान जो मिला साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान, साहित्य और कबीर सम्मान सहित अनेकों पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया और इनका निधन सन 1993 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, तुमने धरती का पद पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। खुद को उर्दू और हिंदी का दुआब मानने वाले शमशेर की कविताएं एक संधि स्थल पर खड़ी है। तो हिंदी और उर्दू का दुआब कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियतर की है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। उनकी एक बिंबधर्मिकता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कुची की अद्भुत कसीदाकारी का मदा रखती है। उनकी चित्रकला इन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। वो माध्यम क्षमा करना, इनकी पंक्ति है, वो माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों की स्तरों पर इनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रवाह से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनाम, क्रिया, अव्यय और मुहावरे को दिया है। इन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। प्रयोगवादी कवि 1983 से आरंभ प्रयोगवाद में कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई और नए बिंब, नए प्रतीक, नए उस्मान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन मानवीय जीवन चित्रण बनकर अभिव्यक्त हुआ। इनकी कविता उषा सर्वोदय के ठीक पहले के पल पल का प्रतिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे विमधर्मी कवि हैं कि उन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का वक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला दृष्टा भी है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख की लिपा हुआ चौका भी है और स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है, भविष्य और उजास है और है हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास करती उषा। तो उनकी उषा कविता कुछ इस प्रकार से है। कविता स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी का जन्म सन 1899 ईस्वी महिषादल, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में है। इनका पारिवारिक गांव गढ़ाकोला है, जो कि उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता इनका कविता संग्रह है। चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसूर, बकरीहा, चोटी की पकड़, काले करनामे इनका गद्य है।
8 खंडों में। निराला की रचनावली प्रकाशित है। समन्वय मतवाला पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित है और समन्वय और मतवाला इनका पत्रिका है। इनका निधन सन 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हो गया। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नवल जलद मंद रव, नव नव नभ के नव बिहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। कविता को नया सवेरे देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक ओर कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं तो दूसरी ओर समकालीन कवियों की प्रेरणा स्रोत भी है। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर सहर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बंध नहीं पाता। उनका यह निर्बंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व, कविता और जीवन में फाक नहीं रखता। वे आपस में घुले मिले हैं। उल्लास, शोक, राग विराग, उत्थान पतन, अंधकार प्रकाश का सजीव कोलाज है उनकी कविता। जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं। विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग हैं। एक तरफ तत्सम समासिक शब्दावली और ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा और कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास, तो दूसरी तरफ टटके शब्दों का शोधापन किए कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, मंगू महंगा रहा, ऐसी कविताएं भी है। दिग जीवन जो पाता ही आया विरोध कहने वाले निराला उत्कट आत्मशक्ति और अद्भुत जिजीविषा के कवि हैं, जो हार नहीं मानते और निराशा के क्षणों में भी शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन जुटाते हैं। इसीलिए इन शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु और आकृष्ट करती है, क्योंकि बादलों के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल इन्हें प्रिय हैं क्योंकि स्वयं इनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उनका 6ठा खंड लिया गया है, जो लघु मानव यानी आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आलाप क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही हैं और शोभा पाते हैं। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। कवि हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व क्रांतिकारी हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा रहा है। अट्टालिका नहीं है रे मैं भी वंचितों की साधना को अनुकृत स्पष्ट है। बादल के राग में बिजलियाँ सोई है, ब्रजपात से उनके शरीर आहत भी है तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरते उठते हैं। बगैर स्पर्शी स्पर्धा धीर ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमथ दल दिखाई देते हैं। चूँकि ये विप्लव के बादल है इसीलिए गर्जन तर्जन अयोग है। कविता इस प्रकार से है। अगले कवि है गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म सन 1532 बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में, जन्म तिथि और जन्म स्थान दोनों अनुमानित है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। और इनका निधन का समय है सन 1623, काशी में इनका निधन बताया जाता है। दोनों लेकिन अनुमानित है जन्म और मृत्यु। हृदय सिंधमती
दीप समाना, स्वाति शारद कहति सुजाना, जो बरसे नर वारी विचारू, हो ही कवि मुक्तामणि नारू, कीर्ति भुनति भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित कोई। इनकी पंक्तियाँ है। भक्ति काल के सगुन काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्त से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरना काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा, अवधी और ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। जिस प्रकार से उनके भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र और लोक का द्वंद्व है। उनमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं, तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर झुके हैं। शास्त्रीयता को लोकग्राह और लोकग्रहता को शास्त्रीय बनाने के उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जनसामान्य के समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अनन्य विशेषता यह है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। द्वंद्व चित्रण जहाँ सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, तो वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता और शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तुलसीदास की लोक और शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है। जीवन और जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों को उन्होंने अचूक समझा है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से प्रकृति और जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है। विशेषकर रामचरितमानस इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा के अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। उनके सीता राम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र है। गोस्वामी जी ग्रामीण और कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा का आदर्शकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं। तो गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि गोस्वामी तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं। इन्हें हिंदी के जातीय कवि भी कहा गया है। अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक और काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा को जो बहुल प्रसिद्ध इसने लिखी है, उनमें लिखी है, वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र में दोनों काव्य भाषाओं, अवधी और ब्रज भाषा का तथा दोनों सांस्कृतिक कथा सीताराम और राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार कर अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की है। कवितावली के 2 कवित और 1 सवैया इसके प्रमाण स्वरूप है। पहले छंद में उन्होंने दिखाया है कि संसार में अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग है। पेट की आग का दारुण यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम मेघ की कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति की आग बुझाने वाली बनी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली, साथ ही जीवन पद के आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली दूसरे छंद खेती न किसान की में संकलित और शासन के विपरीत से उपजी बेकारी और गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उसे दशानन रावण से उपभक्ति करते। तीसरे छंद में
दूध करी में भक्ति की गहनता और सधनता को अपने भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया है। रामचरितमानस के लंका कांड में गृहीत लक्ष्मण की शक्तिबान लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में है। रामचरितमानस के लंका कांड में लक्ष्मण को जब शक्ति लगती है तो भाई के शोक में विचलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंदर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानकीकरण करता है। कवितावली के से ये पंक्ति है उत्तरकांड। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, दोहा यहाँ दिख रहा है आपको। सोरठा, प्रभु प्रलय सुनि कान विकल भय, बानर निकर आई गयो हनुमान जिमि, करुणा भव वीर रस। इस प्रकार से हमने तुलसीदास की रचना देख ली। अब अगले जो कवि हैं वे हैं फिराक गोरखपुरी। आइए देखते हैं। इनका मूल नाम रघुपति सहाय, लेकिन इन्हें फिराक नाम से भी जाना जाता है, फिराक गोरखपुरी। जन्म इनका 28 अगस्त सन 1896, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। शिक्षा राम कृष्ण की कहानियों की शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी फारसी और अंग्रेजी में। 1917 में डिप्टी कलेक्टरी के बाद के पद पर ये चयनित। स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे ये, तो ये अंग्रेजी के अध्यापक भी रहे हैं। इनको कौन कौन से सम्मान प्राप्त हैं वो भी देखते हैं। सम्मान इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण इनकी कृतियाँ है गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई, और इनका निधन सन 1983 है। पंक्ति कुछ इस प्रकार से है इनकी प्रसिद्ध पंक्ति। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गज़ल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता में बधा रहा है। इसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। नज़ीर अकबर बरादरी और इत्फाक हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इन रिवायत को तोड़ा है, उसमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा है। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है उसकी तख्त सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय सांस्कृतिक और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। उर्दू शायरी को अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरादारी के लिए ये विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक में भी कहने की इस शैली को साध कर आम आदमी का साधारण जन से अपनी बात कही है। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा है कि दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। फिराक की रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाती है। मुझे चांद चाहिए मैया री, मैं चंद्र खिलौना ले हो, जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरे में बंद नहीं रहते, छत पर चटाइयाँ बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की
कल्पना से निहित है। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है, बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिसके जीवन में महंगे खिलौने चले न हो, पर जो चंद्राभ रिश्ते का मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर है, वह है घर लौट आए रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। वह क्या पंक्तियाँ हैं। लुका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पिन्हाना, गेसुओं में कंधी करना, रूपवती मुखरा, मर्म दमक, जिज्ञासा बालक, रस की पुतली। ये कुछ विलक्षण प्रयोग है हिंदी उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के, जिसे गांधी जी हिंदुस्तान के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। माँ हाथ में आईना लेकर बच्चे को बहला रही है। देख आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद ही है। कल्पना की सीख का भला क्या मुकाबला। रूपवती मुखरे पे नर्म नमक दमक लाने के लिए लठे ठमासे पर्व त्योहार पर भी सही कुछ नन्ही फरमाइशों की पूरी कर दी जाती है। दीपावली में चीनी मिट्टी के खिलौने राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। इस प्रकार से पाठ में फिराक की एक गज़ल शामिल है। तो उन्हें गज़ल और रुबाइया की तरह ही फिराक की गज़लों में हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इनका अद्भुत नमूना यह गज़ल है। यह गज़ल कुछ इस तरह बोलती है जिसमें दर्द भी है और शायर की ठसक भी, और साथ ही साथ काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। इनकी यहाँ पर रुबाइया आप देख रहे हैं, गज़ल भी है। अगले कवि है उमा शंकर जोशी। उमा शंकर जोशी जी का जन्म सन 1911 गुजरात में हुआ था। इनके प्रमुख रचनाएं विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्णा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा इनका एकांकी है। सपना भरा शहीद, ये शहीद इनका ये कहानी है। श्रावणी मेणा विषानो इनका उपन्यास है। पारकंजन्या इनका निबंध है। गोष्ठी, उधारी बारी, कलावंत कवि, महाराष्ट्रवेटी, स्वप्न रूपराग इनका ये संवाद है। सन 1947 में संस्कृति पत्रिका का इन्होंने संपादन किया और सन 1988 में इनका निधन हो गया। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, तंग आ गया हूँ बड़ों की कल्पना से, जी रहा हूँ देखकर छोटों की बड़ाई। बड़ी ही सुंदर इनकी ये पंक्ति है। 20वीं सदी के गुजराती कविता और साहित्य की नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमा शंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी परंपरा का गहरा ज्ञान था। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम और भवभूति के उत्तरामचरित का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया है। तो कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम और भवभूति के उत्तरामचरित का गुजराती भाषा में अनुवाद करने वाले कवि हैं, आपने देख लिया, उमा शंकर जोशी। ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने वाले ये बतौर कवि उमा शंकर जी गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचित कराया और नई शैली की जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकतावादी में अन्यतम है जोशी जी। कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी विधाओं में भी इनका योगदान बहुमूल्य है। खासकर साहित्य की आलोचना में निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोर माने जाते हैं। उमा शंकर जोशी उन साहित्यिक व्यक्तित्व में है जिसका भारत की आज़ादी की लड़ाई से रिश्ता रहा। आज़ादी की लड़ाई के दौरान वे जेल भी गए। यह उनकी प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत खेती के रूप में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी
अंधर आशय भावात्मक आंधी से होती के प्रभाव में किसी एक क्षण बीज बोया जाता है और यह बीज रचना विचार और व्यक्ति का हो जाता है। यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होती है और इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाती है। इसमें उसमें शब्दों के अंकुर निकलते हैं। अंततः कृति इस पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधार फूटती है वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है, पर वह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई उत्तम साहित्य कालजयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है। बगुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियाँ अपनाई है, जिसमें उन्होंने प्रचलित युक्ति सौंदर्य के ब्यौरे के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन वस्तुगत और आत्मगत के संयोग की इस युक्ति पाठक को इस मूल सौंदर्य से काफ़ी निकट ले जाती है। जोशी की इस कविता में ऐसा ही है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद बगुलों को देखता है। वे कजारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। यह दृश्य इतना नैनाभिराम है कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में अटका सा रह जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है। क्या यह सौंदर्य से बंधने और बांधने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी रूपांतर रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। आइए कवि की यह कविता है छोटा मेरा खेत। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप अगर इसे पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। वैसे मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रही हूँ। किस प्रकार से आसमान में बगुले स्वच्छंद उड़ रहे हैं। बगुले के पंख कविता यहाँ है। तो आज के इस वीडियो में हमने आरोह भाग 2 के संपूर्ण काव्य खंडों को देख लिया। हमें उम्मीद है कि आपको काव्य खंड से आने वाला कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें।